हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही पढ़ रहे हैं पिछले 3 क्लास से, है ना। 3 या 4 जितना भी हो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिटेल से ही पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है। और आप लोग को घर में ही बैठ के पढ़ना है इस चीज़ को लेकर, तो काफ़ी डिटेल से ही हम बता रहे हैं सारे चीज़। इसके बाद आपको बॉन्डिंग में कहीं पर भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और अगर डाउट रहेगा भी तो उसके लिए जो डाउट सेशन होगा वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। डाउट सेशन में उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके हमसे पूछिएगा। हम लोग बैक बॉन्डिंग तक लास्ट किए थे, और बैक बॉन्डिंग तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए आपको ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग there is p pi d pi bonding, p pi d pi bonding किसमें p pi d pi bonding है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें एक हुआ CO3 डबल माइनस, दूसरा NO3 डबल माइनस, NO3 सिंगल माइनस, तीसरा है यहाँ पर ये PO4 ट्रिपल माइनस। PO4 ले सकते हैं, या इसको जस्ट हम ऐसे ले लेते हैं SO3, और D हम लोग लिए BO3 ट्रिपल माइनस। इन तीनों में कहाँ पर p पाई d पाई बॉन्डिंग है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर दो एटम के बीच अगर p पाई d पाई बॉन्ड बनेगा तो ये कब हो सकता है? जब एक इन दोनों में से किसी एक के पास D हो और किसी एक के पास P हो। और ये बैक बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर होगा, वहाँ से लोअर की तरफ आएगा। यहाँ सिर्फ बॉन्डिंग है, तो एक के पास D और एक के पास P होगा, तब यहाँ पर ये ओवरलैप कर जाएगा, तो ये p पाई d पाई बॉन्डिंग होगा। तो D ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होता है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट में तो होगा नहीं, सेकेंड के बाद थर्ड पीरियड से, ठीक है। तो यानी कि p पाई d पाई बॉन्डिंग के लिए इन दोनों में से एक को तो थर्ड पीरियड का होना है। तो CO3 डबल माइनस में कार्बन सेकेंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का, तो यहाँ होगा p पाई d पाई? नहीं होगा। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेकेंड पीरियड का, सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर थर्ड पीरियड का, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का, यहाँ चांस है। और यहाँ BO3 में बोरॉन और ऑक्सीजन दोनों सेकेंड पीरियड, तो कौन आंसर होगा? C हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर A के पास D ऑर्बिटल है, तो A मस्ट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। ये मतलब p पाई d पाई के लिए ये तो ज़रूरी है कि एक कम से कम थर्ड पीरियड या उससे लार्जर पीरियड का हो। तो इसीलिए ये मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना इस जगह। अब दूसरा यहाँ क्वेश्चन है इस जगह, इन SO2, इन SO2, ठीक है, SO2 में पहला
इसमें SO2 में हम लोग इसका यहाँ पे कितने तरह के बॉन्ड है, मतलब देयर आर ऐसे दिया गया है। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स and 2 p pi bonds। दूसरा 2 sigma bonds, 1 p pi and 1 p pi d pi bond। और तीसरा यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड्स and 2 p pi d pi bonds। और चौथा 2 sigma bonds and 2 d pi bonds। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या होना चाहिए, तो देखिए SO2 का पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीच में कौन होता है, सल्फर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताए हैं, तो बीच में हो जाएगा सल्फर और उसके बाद दो तरफ 2 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, इसमें हम बताए थे नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, सबका 6 6 6, तो कितना 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और यहाँ पर हम लोग इस जगह क्या करेंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कितना, सबको ऑक्टेट चाहिए 24, तो बॉन्ड कितना, इतना माइनस इतना बाई 2 होता है, तो 24 माइनस 18 6/2 कितना हो जाएगा 6/2 3, तो 3 बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1, ऐसे ही ना देंगे, 1.5 तो देंगे नहीं, तो 2 और 1 3। ऑक्सीजन कब एक ही बॉन्ड बनाता है, O+ में या O- में, O- में। सल्फर 3 बॉन्ड कब बनाएगा, सल्फर फॉस्फोरस जैसा जब होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तब फॉस्फोरस, यानी कि S क्या हो जाएगा प्लस ये स्ट्रक्चर। और इसी प्लस माइनस को हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, और मॉडर्न केमिस्ट्री में ये पर हम लोग डबल बॉन्ड बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ कितना हुआ 2 सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गया, तो 2 सिग्मा तो हर चॉइस में है। अब 2 पाई बॉन्ड है, अब वो पाई बॉन्ड का टाइप यहाँ स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है, कौन सा पाई बॉन्ड, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग सल्फर का लेते हैं एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p4, ये लास्ट हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब ये 3s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में कितना, ये कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम लोग अगर लेते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 यहाँ 3 और ये हो जाएगा 4। तो इसमें तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटेड स्टेट, लेकिन ऐसे स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही ना बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये बॉन्ड बना कितना रहा है, 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये तो यहाँ पर d ऑर्बिटल तो खाली है, तो ये इंटरनल एक्साइटेशन होगा। इंटरनल एक्साइटेशन यहाँ पर अगर होगा तो ये यहाँ से तो नहीं निकलेगा अभी, और वो यहीं से निकलेगा, होगा ना। तो यहाँ से अगर निकलता है ये ऐसे, और यहाँ पर ये चला गया इधर, यहाँ पर ऐसे 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब तो 4 अनपेयर्ड हो गया। पहले सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी है कि पहले पाई बॉन्ड, सिग्मा, यानी 2 ऑर्बिटल को आप सिग्मा के लिए बुक कर दीजिए। ये किसके लिए हो गया, सिग्मा के लिए बुक कर दिए। अब ये दोनों ही ना पाई बनाएगा। ये कैसा ऑर्बिटल है उस पर चर्चा नहीं करना है, क्योंकि सिग्मा का स्पेसिफिकेशन नहीं पूछा है। इन दोनों में अब एक p और एक d, और ये जुट रहा है किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के पास तो p ही है, ऑक्सीजन के पास तो d है ही नहीं, वो तो थर्ड पीरियड का है ही नहीं। यानी ये एक सल्फर का ये ऑक्सीजन के p के साथ चला जाएगा, तो क्या बनाएगा, p पाई, और एक बचा d और ऑक्सीजन के p के साथ क्या हो जाएगा, p पाई। तो बताइए कौन आंसर होगा, कौन, ये 2 सिग्मा 1 p पाई और 1 p पाई d पाई होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, भी। इस तरह से टिक कर सकते हैं। आया समझ में। इसी तरह अगर आपको ये पूछा जाए ऐसे सिमिलरली हम लोग लेते हैं क्या, इन SO3 का कैसा स्ट्रक्चर, SO3 का लिखिएगा तो S ऐसा आएगा, SO3 का ये स्ट्रक्चर आएगा। तो उसमें कितना, 3 सिग्मा और 3 पाई, 6 बॉन्ड कब बनेगा, जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना। तो अगर ये हम लोग के यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो सेकेंड में जाएगा तब 6 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बताइए क्या होना चाहिए। अब S से भी तो एक निकल गया और कहाँ चला गया, D में। P में तो 3 अनपेयर्ड पहले से था ही, और अब D में भी चला गया, D में 2 गया, कितना हो जाएगा, D में यहाँ 2। अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, इसलिए ये 3 तो आप सिग्मा के लिए बुक कर दीजिए, और बाकी बचा 1 P और 2 D। तो 1 P ऑक्सीजन से तो P पाई, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, SO3 में 3 सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, P पाई, एक ही ना हुआ, और 2 कैसा हो जाएगा, P पाई D पाई हो जाएगा। ये इसका इस तरह से बॉन्डिंग का नेचर पूछा जा सकता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है।
आया समझ में? ऐसे ही अब इसी टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल में देगा तो हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन यहाँ पर कि इन which of the following p pi back bonding is not possible, not possible। पहला CCl3 प्लस, दूसरा CCl3 माइनस, तीसरा BCl3 और चौथा CF3 प्लस। इसमें कहाँ पी पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना। बैक बॉन्डिंग टर्म आ गया, मतलब हायर से लोअर। तो पहले CCl3 में देखते हैं, तो C और यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा CCl3 में ऐसे Cl और फिर ऐसे हम लोग Cl और ये Cl, और कार्बन के पास जब प्लस चार्ज होता है तो एक वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, 4 में 3 ही बॉन्ड बनाया, एक प्लस है तो एक निकल गया, एक ऑर्बिटल पूरी तरह खाली हो गया। और क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, और लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? पी में ना। क्लोरीन का लिखिएगा तो 17 होगा ना, तो यही ना ऐसे हो जाएगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या, अगर यहीं पर हम ये तो नोट कर चुके हैं ना, हम इसी में चेंज करें अगर कि यहाँ क्लोरीन का हम 17 ले तो ये 3p5 हो जाएगा। तो ये तो देखिए लोन पेयर, ये तो बॉन्ड बनाया तो ये सब ना लोन पेयर रहेगा। तो एक s ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल में हमें एक की ही ज़रूरत है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ? p, और ये p ऑर्बिटल हुआ तो p पाई यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर p पाई CCl3 प्लस, यहाँ पर p पाई इस जगह तो होगा, यहाँ तो संभव है। CCl3 माइनस, तो माइनस में क्या होगा यहाँ पे कि अगर माइनस है तो कार्बन के पास माइनस मतलब एक ऑर्बिटल होगा, लेकिन वो पूरा भरा हुआ होगा तब ना माइनस होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है ना, और ये भरा हुआ है, तो इसके पास जब वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से इधर इलेक्ट्रॉन आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। यानी कि यहाँ पर पी पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जब आंसर हो गया, आगे और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम BCl3 और BCF3 प्लस ये दोनों के बारे में
लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, है ना। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, CCl3 माइनस। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन इस जगह जैसे हम लोग एक लेते हैं BF3 और B, है ना, विच हैज़ ये लॉन्गर BF बॉन्ड। BF बॉन्ड किसका लंबा होता है, BF3 और BF4 माइनस। ये दिया गया क्वेश्चन में BF3 और BF4 माइनस, इन दोनों में कहाँ पर BF बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किस जगह पे। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन में ये जो BF3 का स्ट्रक्चर बताए हैं पहले कि B इधर F, यहाँ पर F और इधर F, ये बताया हुआ है कि इस जगह अब क्या होगा, ये बोरॉन के पास क्या होना चाहिए, बोरॉन के पास एक इस तरह से, और फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर। यहाँ पर भी इसके पास ऐसे लोन पेयर, और फ्लोरीन के पास यहाँ भी क्या होगा, लोन पेयर। तो यहाँ पर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐसे ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर ये तो बैक बॉन्डिंग हो गया, ये बैक बॉन्डिंग के वजह से बोरॉन और फ्लोरीन के बीच एक मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बॉन्ड को क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। और BF4 माइनस का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। BF4 माइनस में क्या होगा, B, और जब ये F4 माइनस, तो इसमें बताए थे ना कि B 4 बॉन्ड बनाना है तो B माइनस होगा, तो तब ये 4 फ्लोरीन के साथ ये जुड़ सकता है ना। तो ये कार्बन जैसा होना पड़ेगा तभी ना 4 बॉन्ड बनाएगा, तो माइनस, तो बोरॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ नहीं होगा। तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, नहीं आएगा। सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होता है, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि हियर ए मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो भी लिखिए, मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर is developed, a multiple bond character is developed on BF bond due to P pi back bonding.
और यहाँ पर नो सच बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो यहाँ पर तो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ। इसलिए अब बताइए कहाँ पर बी एफ बॉन्ड लॉन्गर हो गया, BF4 माइनस में। तो सो द BF bond is longer in BF4 माइनस। ये तो हम ऐसे बताए थियोरेटिकली। अब इसी को देखिए एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, इस चीज़ को दे देगा कि BF3 में मान लीजिए दे दिया कि BF बॉन्ड, इसका जो है ये BF बॉन्ड का लेंथ है 1.18 एंगस्ट्रम, मान लीजिए दे दिया ऐसे कि BF3 में BF बॉन्ड का लेंथ कितना है 1.18 एंगस्ट्रम। तो बताइए BF4 माइनस में BF बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, और उसमें पहला चॉइस पे दे दिया 1.18 एंगस्ट्रम, दूसरा में दिया 1.15 एंगस्ट्रम, तीसरा में दिया 1.21 एंगस्ट्रम और चौथा में दिया 2.1 एंगस्ट्रम। कौन होगा? तो 1.18 से ज़्यादा होगा। तो 1.18 से दो वैल्यू ज़्यादा बताए हैं, एक 1.21 और 2.1। 2.1 बहुत ज़्यादा हो गया, वो उतना बॉन्ड लेंथ किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वाला नहीं चुनेंगे हम लोग कौन सा आंसर चुनेंगे 1.21, है ना। इस टाइप से वो अब वैल्यू है तो आपको पहले क्वेश्चन देख के लगेगा कि अब हम लोग को बॉन्ड लेंथ भी याद रखना पड़ेगा। वो बॉन्ड लेंथ याद रखने का बात नहीं है, वहाँ बस ये फैक्ट याद रखना है और उसको यूज करके यहाँ आंसर हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये बॉन्ड लेंथ को ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से है कि BCl3 does not dimerize, but AlCl3 does. Why? BCl3 does not dimerize, but AlCl3 does. Why? इसका सॉल्यूशन तो ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर है इस जगह BCl3 यहाँ पर है क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन BCl3 में यहाँ क्या होता है, ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इस जगह ऐसे और इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, ये इसके पास लोन पेयर, ये आसानी से बोरॉन ये है सेकेंड पीरियड का छोटा है, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग से बोरॉन का जो कमी था ऑक्टेट का वो तीनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मिल गया तो वो पूरा हो गया।
उसका ऑक्टेट कंपेंसेट, इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी हो गई, क्योंकि तीनों साइड से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल गया। लेकिन AlCl3 में क्या होता है, Al और Cl में ये क्या हो जाएगा, AlCl में या AlCl3 में एल्युमिनियम के पास भी बैकेंड ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम भी थर्ड पीरियड का, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो ऑक्टेट तो पूरा होगा नहीं। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज compensated, electron deficiency is compensated by back bonding, so no dimerization, इसलिए ये डाइमेराइज नहीं हुआ, नो डाइमेराइजेशन। लेकिन यहाँ AlCl3 में एल्युमिनियम और क्लोरीन दोनों थर्ड पीरियड का होने से साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। साइज बड़ा होगा तो यहाँ पर तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, और बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज नॉट कंपेंसेटेड। कंपेंसेट मतलब वो पूरा होना है ना, नॉट कंपेंसेटेड वो क्षतिपूर्ति होता है ना, उसको कहते हैं कंपेंसेशन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज नॉट कंपेंसेटेड बाय बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से नहीं होगा। सो dimerization takes place, इसलिए यहाँ क्या होता है, डाइमेराइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर डाइमेराइजेशन होगा। तो अगर यहाँ डाइमेराइजेशन होगा तो देखिए क्या बनेगा, Al यहाँ पर Cl, इधर Cl और यहाँ Cl, और इधर Al और Cl, ये Cl यहाँ Cl, क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर इधर, इसका लोन पेयर इधर, ऐसे जाएगा और ये पूरा कर देगा ऑक्टेट दोनों साइड से। तो जब बैक बॉन्डिंग से पूरा नहीं हो पाया ऑक्टेट, तो डाइमेराइजेशन से ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हुआ वो बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड, इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग और दो टाइप बचा हुआ था ना बॉन्ड का, है ना, सिग्मा, पाई, डेल्टा और टाउ बॉन्ड। तो वो सिग्मा पाई तो हो गया, अब बचा हुआ है डेल्टा और टाउ बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड जो बनता है डी और डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। डी और डी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये बनता है, ठीक है। तो और ये डी के ओवरलैपिंग से तो स्वाभाविक है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाला एलिमेंट तो नहीं बनाएगा। डी ब्लॉक, डी अगर उसके बैलेंस सेल में है तो वो क्या होना चाहिए, डी ब्लॉक का होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा बॉन्ड में, लिखिए
It is generally formed by the transition elements of 3D series. थ्री डी सीरीज जनरली मतलब मैक्स 3D में ये ज़्यादा देखा गया है, हालांकि ये 4D में भी हो सकता है ना। तो लेकिन ज़्यादातर ये होता है 3D, ठीक है, 3D सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय side-wise overlapping of two d orbitals, ठीक है, of two d orbitals। जैसे देखिए ये एक d ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है। अगर ये d ऑर्बिटल इस तरह से ऐसे लीजिए और ये दोनों लोब और ये दोनों लोब ऐसे ओवरलैप करें, ठीक है, इस तरह से ऐसे दोनों इस तरह से ओवरलैप करें तो ये पाई बॉन्ड होगा। लेकिन अब ऐसे है ये दोनों और क्या करेगा, ऐसे जाकर के ओवरलैप करेगा, इस तरह से ऐसे है ये एक प्लेन और ये ऐसे जाकर के ओवरलैप करे तो वो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ को समझना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं किस टाइप से, ये तो 3 डायमेंशनली दिखा दिए। ये पेज में इस तरह यहाँ ऐसे दिखाएंगे, ये एक d ऑर्बिटल है, इस तरह से d ऑर्बिटल में तो 4 लोब होता है ना, ये d ऑर्बिटल में ये 4 लोब, 2 ऐसे और 2 इधर होगा ना। और ये अगर प्लस है ये माइनस, और ये दोनों प्लस और ये दोनों माइनस, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर ये एक d ऑर्बिटल और यहाँ भी एक d ऑर्बिटल है और इस तरह से ऐसे d ऑर्बिटल, और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ माइनस और माइनस अगर ले और यहाँ पर या इधर अगर प्लस और प्लस ले रहे ये माइनस और माइनस, तब क्या होगा, ये इसको ऐसे रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे इस तरह अगर हम लोग ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस वाला प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, है ना। तो ये जो इस तरह से है तो हम लोग इसको ऐसे लेंगे फिर, तब ना प्लस प्लस के साथ आएगा और माइनस माइनस के साथ। तो इसको इस तरह से दिखाया जा सकता है, इसका प्लस इसके साथ जाकर के ओवरलैप करेगा, ये माइनस इसके साथ, ये प्लस इसके साथ, इसका माइनस इसके साथ, ठीक है। ये ऐसे जाकर के ओवरलैप करके ये बनाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अगर ऐसे जाकर के बना, यानी कि ऐसे अगर होगा तो इसका 2 लोब इसके 2 ही लोब के साथ ओवरलैप करेगा, इधर वाला 2 लोब इधर वाला 2 लोब वो नहीं, यहाँ चारों लोब इन्वॉल्व हो रहा है एक साथ ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं,
ठीक है, ऐसे होगा तो पाई बॉन्ड, ऐसे जाकर के इसका चारों इसके चारों के साथ जाकर के ओवरलैप कर गया। जैसे सैंडविच होता है ना, दो ब्रेड का पीस ऐसे मिलाते हैं, उसी टाइप का ओवरलैपिंग होगा, तो उससे क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो डेल्टा बॉन्ड सिर्फ डी और डी के ओवरलैपिंग से, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा बनेगा। तो अब उसके बाद लिखिए दिस बॉन्ड इज, ये डायग्राम, ये बनाने का जगह डायग्राम बना लीजिएगा पहले, उसके बाद दिस बॉन्ड जनरली अकर्स in polynuclear metal carbonyls, polynuclear metal carbonyls, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल के पेज, मेटल कार्बोनिल किसको कहते हैं, मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कंपाउंड बनाएगा। कोई भी मेटल डी ब्लॉक का होगा मेटल, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐसे एक्स हो गया, ये एक्स का वैल्यू हो सकता है ये मतलब जनरली 4, 5, 6 हो सकता है। तो ये जो x का वैल्यू, ये x 1 से ज़्यादा है तो ये मेटल कार्बोनिल कहलाता है, और एक ही मेटल एटम होगा तो उसको यूनिन्यूक्लियर या मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कहते हैं। और मेटल अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 से अधिक है, यानी M2 ले लिए, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियर। M3 ले लिए, पॉलीन्यूक्लियर, जिसमें 1 से अधिक, मतलब ऐसा क्यों होता है कि बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस, तो बीच में मेटल चारों तरफ से घेर के रखेगा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, C स्मॉल ओ नहीं, C कैपिटल O कैपिटल, कार्बन मोनोऑक्साइड C कैपिटल O स्मॉल, कोबाल्ट हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक मेटल को चारों तरफ से घेर के रखेगा, तो सेंटर में कौन हुआ, मेटल, इसलिए मेटल को न्यूक्लियस कहते हैं। और एक ही न्यूक्लियस है, यानी एक ही मेटल है तो मोनोन्यूक्लियर, एक से अधिक मेटल है पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, तो इसीलिए ये बॉन्ड जनरली किस में होता है, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Mn2 और CO10, इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, Mn2CO10 कैसा होता है, ये Mn ऐसे लेंगे और फिर यहाँ पर Mn, ठीक है, इस जगह एक Mn से कितना CO जुड़ा हुआ रहता है, 10 है, तो 5 इसके साथ, 5 इसके साथ, ये CO, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है ऐसे, फिर यहाँ ऐसे CO, फिर ये CO, फिर ऐसे हम लोग लेंगे क्या, CO, 5 हो गया, और इसके साथ फिर वैसे ही CO, 5, यहाँ होगा CO, ये इधर CO ऐसे लिखना पड़ेगा, CO, और यहाँ ऐसे, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CO, तो ब्रैकेट में घेर दीजिए CO है। ठीक है, तो और इस Mn के बीच एक बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है दिस इज व्हाट, डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, ये डेल्टा बॉन्ड होगा, टाउ बॉन्ड। ठीक है, ये एक तरह का सिग्मा बॉन्ड ही है जो सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ही बनेगा, बट नॉट अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, बट
अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूलर एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस से दूर, है ना, या उससे अलग हटकर ये बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ए काइंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड formed by the overlapping of two hybrid orbitals only, but not along the internuclear axis, not along the nuclear internuclear axis। ये अवे फ्रॉम, जैसे ये होगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp sp2 sp3 होता है ना। तो उसको हम लोग 1 2 3 नहीं लिख करके सीधा I लिख दें, तो इस spi को हम लोग, ये I को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कहते हैं। और इसको, ये इसका वैल्यू 1 2 3 ऐसे होता है, 5 भी होता है, वो एक स्पेशल केस है, लेकिन जनरली 1 2 3, ठीक है। तो SPI और एक दूसरा यहाँ पर इस जगह हम लोग लिए ऐसे, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है और इसी के अलोंग ये भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा एक छोटा होता है। तो ये इस तरह से ये मॉलिक्यूलर, ये हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को SPI डैश मान लिए, है ना। I या I डैश, है ना, सेम यहाँ पर I और I डैश सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये जो ओवरलैप हुआ तो ये कहलाएगा SPI और SPI डैश सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ऐसे। अब अगर ये मॉलिक्यूलर एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा SPI, और इधर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से जाकर के इससे ओवरलैप किया यहाँ पर, तो ये जो हो जाएगा ये SPI डैश। तो ये जो बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इसको टाउ बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। ये मतलब मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग नहीं हुआ ना, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे पैरेलल नहीं है, उसमें तो पाई बॉन्ड बनता भी नहीं है हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो ऐसे अगर ओवरलैपिंग हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये टाउ बॉन्ड कहेंगे। तो टाउ बॉन्ड मेनली अकर्स इन साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। जो साइक्लिक कंपाउंड्स है जनरली साइक्लिक कंपाउंड में ही ये एग्जिस्ट करता है। दिस बॉन्ड exists, generally exists
in cyclic compounds. अब है इसमें इंटर न्यूक्लियर एंगल एंड इंटर ऑर्बिटल एंगल. इंटर न्यूक्लियर एंगल एंड इंटर ऑर्बिटल एंगल. तो पहले हम लोग लेते हैं ये इंटर न्यूक्लियर एंगल. इंटर न्यूक्लियर एंगल क्या हुआ? एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट. ये जैसे एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना, एक और एक्सिस होता और वो दोनों किसी एक पॉइंट पे जाके मिलता, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो इंटर न्यूक्लियर एंगल. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? इट इज द एंगल, इट इज द एंगल between two adjacent इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. देखिए इसको समझिए ठीक से. एग्जाम्पल, हम लोग एक बहुत सिंपल मॉलिक्यूल CH4, ऐसे पानी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. बहुत सारे मॉलिक्यूल है उसमें, उसमें देखते हैं तो दिखता है हाइड्रोजन लिखा हुआ, ऑक्सीजन लिखा हुआ. वो तो हाइड्रोजन लिखना, ऑक्सीजन, वो तो हम लोग लिखते हैं ना. मॉलिक्यूल में जो एटम वो तो गोल गोल ही ना होगा, वहाँ थोड़े हाइड्रोजन लिखा हुआ रहेगा, है ना. ऐसा नहीं ना, वो तो उस टाइप का तो नहीं. जैसे क्या था ना कि एक सरदार जी ने अपने किचन में वो जो रखा, उसके यहाँ दूसरा एक आदमी गेस्ट के तौर पर आया, वो भी सरदार जी थे. तो बोले कि आज तुम्हें मैं चाय बनाकर पिलाता हूँ. तो वो चाय बनाया, तो चाय जब पीने लगा तो नमक था. वो ऐसे बोले कि चाय नमक, बोले तुमने तो नमक डाल दिया. बोले मैंने नमक तो नहीं, तुम्हारे जो डब्बे में था जिसमें शुगर लिखा हुआ था, मैंने उसी से लेके डाला. तो बोला अच्छा, एक्चुअली मैं शुगर डब्बा में शुगर लिख करके उसमें सॉल्ट रखा हूँ, और जिसमें सॉल्ट लिखा हूँ उसमें शुगर रखा. बोला ऐसा क्यों? चींटी को कंफ्यूज करने के लिए, है ना, ताकि चींटी वो चीनी में लग जाता है तो पढ़ के देखेगा कि ये शुगर है, तो अब चींटी थोड़े ना पढ़ सकता है. तो वही बात है कि इसमें वो लिखा हुआ नहीं रहता है जो हम लोग उसको पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ नहीं है. एटम तो एक पॉइंट की तरह दिखेगा. अगर एटम किसी मॉलिक्यूल का हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फिगर लेंगे, उसका तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू तो एटम के जगह डॉट आएगा. तो इसमें ये जो CH4
जो होता है एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर जो है, ये तो इसमें एटम दिखेगा, एटम के बीच बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन वो तो हम लोग क्या करते हैं, एटम ये कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। और यहाँ पर एक दिखेगा जैसे CH4 का स्ट्रक्चर यही ना होता है, टेट्राहेड्रल, जानते हैं, इस तरह से यही ना होगा, ये होता है। तो इसको ये वेज हो गया, और ये इस तरह से क्या होगा, डैश, इस तरह से होगा ना। तो ऐसे जो लेते हैं ये डैश, हम लोग इस तरह से ऐसे लेते हैं, तो इसको हर एटम को तो एक डॉट से दिखाएंगे, तो ऐसे ये डॉट, ये एक डॉट यहाँ दिखेगा, एक डॉट यहाँ दिखेगा, तो ये एटम का तो न्यूक्लियस ही दिखेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर का जगह तो खाली है ना। इलेक्ट्रॉन इतना तेज़ी से मूव कर रहा है वो तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए ये न्यूक्लियस, तो इससे होकर जो एक्सिस पास होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और उसका एडजेसेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन, ये होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसी को ना इंटरन्यूक्लियर एंगल कहेंगे। तो ये इंटरन्यूक्लियर, ये इस तरह से हो गया। तो दो एडजेसेंट के बीच, जो दो अगल बगल के बीच का, ये जो अगल बगल जो एक्सिस है उसके बीच का एंगल, ये क्या कहलाएगा, इंटर न्यूक्लियर एंगल। ये जो है इसको इंटर न्यूक्लियर एंगल कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर। और यही एक्चुअली क्या है, बॉन्ड एंगल भी तो यही है ना, ये तो बॉन्ड का डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए इंटर न्यूक्लियर एंगल को ही हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। अब हम लोग लेंगे क्या, इंटर ऑर्बिटल एंगल। इंटर ऑर्बिटल एंगल, तो इंटर ऑर्बिटल एंगल किसको कहेंगे, ये दो ऑर्बिटल के बीच, अगर ये जो बॉन्ड बना होगा तो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ही ना बना होगा, तो इंटर ऑर्बिटल एक्सिस होता है। जैसे दो इंटर ऑर्बिटल एक्सिस, एडजेसेंट इंटर ऑर्बिटल एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे, इंटर ऑर्बिटल एंगल। तो इट इज द एंगल बिटवीन टू adjacent interorbital axis, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है और एक दूसरा एटम का ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप किया, और दोनों का ये ऑर्बिटल को एकदम बीचों बीच बांटते हुए जो एक्सिस गुजरेगा वो क्या कहलाएगा, इंटर ऑर्बिटल एक्सिस, ठीक है, दोनों को बीचों बीच बांटते हुए। अब हम इस CH4 को लेते हैं, तो CH4 इसका कैसा होगा, CH4 में बीच में कार्बन और चारों तरफ 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन का 4 ऑर्बिटल होगा,
कैसे रहेगा, 4 ऑर्बिटल, एक रहेगा ये इस तरह से, है ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है, फिर इस तरह से, फिर हम लोग एक ऐसे लेंगे, है ना, ऐसे 4 ऑर्बिटल होगा, और इसके साथ हाइड्रोजन जुटेगा तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ये इसके साथ ओवरलैप किया, ये इसके साथ ओवरलैप किया, और इसके साथ ऐसे ओवरलैप किया। तो अब बताइए इंटर ऑर्बिटल एक्सिस कौन सा हुआ, इन दोनों के बीचों बीच बाइसेक्ट करते हुए चलेगा, होगा, ये यहाँ से बाइसेक्ट करते हुए चलेगा, ये यहाँ से बाइसेक्ट करेगा, और ये इसी तरह से यहाँ से बाइसेक्ट करेगा। तो और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, इंटर ऑर्बिटल एंगल कहलाएगा। तो वास्तव में ये तो इंटरन्यूक्लियर एंगल ही ना हुआ। तो इन मोस्ट केसेस क्या होता है, इन जनरली ये जो होता है इंटर ऑर्बिटल एंगल इज इंटरन्यूक्लियर एंगल, मतलब दोनों सेम होता है इन मोस्ट केसेस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इन जनरल इंटर ऑर्बिटल एंगल एंड इंटर न्यूक्लियर एंगल आर सेम, ये दोनों सेम होता है इन जनरल। लेकिन अब हम लोग एक डिस्कस करते हैं साइक्लिक कंपाउंड का, उसको वहाँ पर ये दोनों डिफर कर जाएगा। Let us consider a molecule of cyclopropane। हम लोग एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे CH2, फिर क्या हो जाएगा CH2, और ये CH2, और ऐसे साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो इसको अगर हम लोग एकदम अलग अलग लिखें तो कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐसे, फिर ये कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, यही ना होगा, ठीक है। तो इसको अगर अब हम बॉन्ड तो दिखता नहीं है, अगर ऐसे देखें तो हर एटम को फिर एक डॉट से दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हम लोग दिखाएंगे ये कार्बन एटम, है ना, उसके बाद उससे उसके साथ क्या 2 हाइड्रोजन ये दिखाएंगे, है ना। फिर यहाँ पर एक कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन यहाँ हम लोग दिखाएंगे, फिर इसके साथ क्या 2 हाइड्रोजन, इधर ऐसे हाइड्रोजन होगा। तो अब देखिए इसका ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसा होगा, यहाँ पर ये इस तरह से और ये ऐसे, फिर यहाँ पर
ऐसे हो जाएगा, ये इधर ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे, फिर ये तो ये तो क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री। ये भी एंगल कितने का होगा, और ये एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री। और इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे है sp3, तो आइडियल एंगल होना चाहिए कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। ये जानते हैं ना, sp3 में एंगल इतना होता है और यहाँ 60 बहुत ज़्यादा का अंतर है, तो ये स्ट्रेंड हो जाएगा और मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। लेकिन अब इसका ऑर्बिटल पिक्चर लीजिए, इसका ऑर्बिटल पिक्चर अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ऑर्बिटल पिक्चर कैसा होगा, ये कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होगा, है ना। इसका जो ऑर्बिटल पिक्चर लीजिएगा इस जगह, तो होगा क्या, ये एक यहाँ पर है ऐसे, यहाँ पर एक एटम, तो ये एक कार्बन, ये ऐसे, यहाँ एक कार्बन, ठीक है। और इसके पास ये इस तरह से, ये तो आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है ही। अब होगा क्या, यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कौन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन, 2 CH बॉन्ड है ना। और ये दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसी तरह से यहाँ भी ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हम लोग लिए, फिर इस तरह से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके साथ हाइड्रोजन ऐसे जुटा, फिर यहाँ पर ऐसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ हाइड्रोजन जुटा। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो बॉन्ड बना यहाँ रहता है कैसे, ये ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर लेगा। तो देखिए एक्सिस तो ये है, ये साइड से ओवरलैप किया, बताइए इसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कौन सा बॉन्ड, टाउ बॉन्ड ना, एक्सिस के बाहर बनाना टाउ बॉन्ड। उसी तरह से ये ऐसे एक, और यहाँ पर ऐसे ये ओवरलैप करेगा, तो यहाँ भी क्या बनना चाहिए, ये टाउ बॉन्ड बना। इस तरह से हम लोग लेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और यहाँ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ओवरलैप किया, ये भी टाउ बॉन्ड हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, लेकिन इंटर ऑर्बिटल एक्सिस कौन हुआ, ऐसे, और ये इंटर ऑर्बिटल एक्सिस ऐसे होगा ना, और फिर एक ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये कौन सा एंगल हुआ, ये हो जाएगा इंटर ऑर्बिटल एंगल। और यहाँ पर ये जो एंगल था ये क्या था, तो इंटर ऑर्बिटल एंगल कुछ ज़्यादा हो गया, तो ये इंटर ऑर्बिटल एंगल का वैल्यू लगभग 105 होता है, और ये कितना 60। तो 105 109 के ज़्यादा क्लोज हुआ, तो एंगल थोड़ा बढ़ा, तो स्ट्रेन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इसलिए साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट कर जाता है। और साइक्लोप्रोपेन में 2 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, हम लोग +2 लेवल में इसको सिग्मा मानते हैं, ये वास्तव में सिग्मा बॉन्ड नहीं है। कौन सा बॉन्ड है, टाउ बॉन्ड है, ठीक है, ये टाउ बॉन्ड है। जैसे ही मॉलिक्यूलर एक्सिस के बाहर बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, टाउ बॉन्ड होगा।
ये। और यहाँ पर देखिए जनरली हमने क्या बताया कि इंटर ऑर्बिटल एंगल और इंटर न्यूक्लियर एंगल क्या होता है, सेम होता है। और जहाँ वो दोनों सेम तो वो दोनों ही बॉन्ड एंगल हुआ। लेकिन यहाँ साइक्लोप्रोपेन में क्या हो गया, इंटर ऑर्बिटल एंगल और इंटर न्यूक्लियर एंगल चेंज कर गया। तो यहाँ बॉन्ड एंगल किसको मानेंगे, इंटर न्यूक्लियर एंगल को, इंटर ऑर्बिटल को नहीं। बॉन्ड एंगल हमेशा इंटर न्यूक्लियर एंगल को ही बॉन्ड एंगल मानेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल 60, लेकिन एक्चुअली इंटर ऑर्बिटल एंगल 105 विच इज वेरी क्लोज टू 109, इसलिए यहाँ डेविएशन कम तो मोर और लेस स्टेबल होगा, ठीक है। वैसे ही एक और मॉलिक्यूल है, उसमें भी ये बॉन्ड होता है, जैसे P4 का स्ट्रक्चर बताए थे, P4 है ना। इसमें क्या होता है, एक P और यहाँ ऐसे P, फिर इधर ऐसे P, यहाँ P ऐसे होता है, और फिर ये इधर और ये पीछे से ये बॉन्ड बनता है ना। तो यहाँ पर इसके पास, हर एक के पास एक एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाए तो एक लोन पेयर। यहाँ क्या होगा, इस जगह जो होता है एक्चुअली इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ भी 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना एंगल होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ भी वही है कि ये एक इस तरह से और इसका भी एक ऐसे ओवरलैप करेगा, ये हर जगह वैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ भी इसी टाइप से एक ऐसे और यहाँ ऐसे, ये कौन सा बॉन्ड बना, टाउ बॉन्ड, यहाँ भी टाउ बॉन्ड बना। और उसी तरह से यहाँ पर ऐसे, और ये इधर इसके साथ, ये कौन सा बॉन्ड, टाउ। उसी तरह यहाँ भी होगा, और इधर भी ऐसे ले सकते हैं, और ये इसके साथ टाउ बॉन्ड, और यहाँ भी आप इसको ऐसे ले सकते हैं, और इस तरह ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, और ये इधर से ऐसे क्या बनेगा, टाउ बॉन्ड, ठीक है। इधर वाला भी होगा, पीछे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप लोग कोई एक बना करके छोड़ दीजिएगा, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी सभी बॉन्ड क्या है, टाउ बॉन्ड है। मतलब जहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड में ज़्यादा स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन को कम करने के लिए वहाँ टाउ बॉन्ड का कंसेप्ट लिया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा टाउ बॉन्ड के बारे में। तो इस तरह से हम लोग जितने भी तरह के कोवैलेंट बॉन्ड थे, सिग्मा, पाई, डेल्टा, टाउ, ठीक है, ये चारों तरह का कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, ठीक है।